उबलने लगे जी, तो हम इसे आंच पे से हटा सकते हैं, गैस बंद कर सकते हैं, लेकिन इसे कंटिन्यूअसली हम चलाते रहेंगे। ठीक है। अभी आपने इसमें कुछ चीनी वगैरह कुछ नहीं डाला? जब ये गाढ़ा हो जाएगा तब हम इसमें चीनी डालेंगे। ठीक है, चलिए हमारी खीर ऑलमोस्ट गाढ़ी हो गई है, इसे अभी थोड़ी देर और पकाएंगे सायरा जी। जी दोस्तों, हमें उम्मीद है कि गुलनाज हमारा प्रोग्राम देख रही होंगी और खुश हो रही होंगी कि उनकी भेजी हुई रेसिपी यहाँ तैयार हो रही है। और मेन बात है कि सिलेक्ट हो गई है। जी ऑफ कोर्स। बस इस खीर बनाने में यही थोड़ी सी मेहनत है कि इसको कंटिन्यू चलाना पड़ता है। आई थिंक ठीक भी है, जब जी खाने का शौक है तो बनाने का भी मेहनत करनी पड़ेगी। ये हमारे यहाँ ऑलमोस्ट सभी बहुत शौक से खाते हैं, इसलिए मैं इसे जरूर ट्राई करने वाली हूँ। और ज्यादा इसमें शायद बस सिवाय चलाने के और कुछ ज्यादा मेहनत भी नहीं, ज्यादा मेहनत नहीं, इंग्रेडिएंट्स का ज्यादा और इंग्रेडिएंट्स भी डिफिकल्ट इंग्रेडिएंट्स नहीं है। जी वो भी कम डल रहे हैं इसमें। सिर्फ हम चीनी है, कोकोनट पाउडर है और इलायची। तो अभी तो ये थोड़ा कच्चा है जी, अभी हम इसको और चलाएंगे। ठीक है। और अब जैसे कि हमें लग रहा है कि अभी थोड़ी देर के बाद तैयार होने वाली है, तो हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे। अच्छा, ताकि इसकी जो खुशबू है इलायची की वो पूरी खीर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो जब ये 90% कुक हो जाए जी, तो उसके बाद हम इसमें इलायची पाउडर मिक्स करेंगे। ठीक है। यानी कि अब हम इसमें जो भी हमारे पास है, जैसे कोकोनट पाउडर है, पिस्ता है, चीनी है, अब हम एक एक करके इसमें मिक्स करते जाएंगे। ठीक है, लाइए मैं इसे चलाती रहूं, आप मिक्स कर देंगे। ये देखिए अब ये गाढ़ी होने लगी है, तो अब हम इसमें कोकोनट पाउडर डालेंगे। जी, आप चाहें तो कोकोनट जो वैसा होता है, नारियल जिसको हम बोलते हैं, उसको कद्दूकश कर सकते हैं। जी जी, कोकोनट से और गाढ़ा हो जाता होगा जी ना सायरा जी? जी जैसा हम देख सकते हैं नाजरीन, हमारी खीर और गाढ़ी होती जा रही है। देखिए चलाते रहते हैं इसको, क्योंकि नीचे से हमें लग रहा है कि कहीं लग ना जाए। जी ये देखिए अब हमारी ये खीर जो है साबूदाने की, ये काफी थिक होती जा रही है। अभी थोड़ा और पकाएंगे, जब भी हमें लगेगा कि ये और ज्यादा गाढ़ी होगी तो फिर हम इसमें चीनी मिक्स करेंगे। और किनारे से हम ये जो दूध चिपक जाता है ये हटाते रहेंगे ताकि ये जल ना जाए, और फिर क्योंकि जल जाता है तो फिर स्मेल आने लगती है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है, क्योंकि कुछ लोग कम मीठा पसंद करते हैं और कुछ लोग ज्यादा मीठा पसंद करते हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंग डालेंगे। आप कम मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें कम ही डालें। जी, लेकिन खानी तो ये आपको भी है। ये मैं भाई, आप जैसा पसंद करेंगी, जैसा देंगी, हम तो वैसा ही खा लेंगे। अब क्योंकि चीनी हमने डाली है तो चीनी अपना पानी छोड़ती है, तो उसकी वजह से हम इसको थोड़ा और 5 मिनट पकाएंगे। पानी जो है इसका थोड़ा कम होता जा रहा है, यानी कि जो अभी चीनी डालने से थोड़ी पतली हो गई थी, तो ये फिर से हमारी खीर जो है गाढ़ी होने लगी है। तो नाज़रीन बनकर तैयार है। अब गैस ऑफ कर दूं? जी, तो अब हम इसको सर्व करेंगे। जी,
सर्व करने के लिए हम लेंगे एक सर्विंग प्लेट। अब इसे सर्व करने की तैयारी करते हैं, लीजिए। को गार्निश करेंगे पिस्ते के साथ और फिर इसको फ्रिज में ठंडा होने रख देंगे। तो नाज़रीन, बनकर तैयार है साबूदाने की खीर। शुक्रिया सायरा जी। शुक्रिया। तो लीजिए दोस्तों, आज की दूसरी रेसिपी भी बनकर तैयार है। साबूदाने की खीर को घर पर बनाने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। साबूदाने की खीर बनाने के लिए चाहिए साबूदाना, दूध, चीनी, नारियल पाउडर और देसी घी। साबूदाने की खीर बनाने का तरीका: सबसे पहले एक पैन ले, उसमें दूध, साबूदाना, चीनी, इलायची पाउडर और नारियल पाउडर डालकर पकाएं और एक सर्विंग प्लेट में निकालकर सर्व करें। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की दोनों रेसिपीज आपने अच्छे से नोट कर ली होंगी और आप उन्हें घर पर बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। जाने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारी कुकिंग एक्सपर्ट सायरा बानो जी का। सायरा जी, आप शो पर आई, हमें अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। दोस्तों, गुलनाज की तरह आप भी हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। बस आपको अपनी रेसिपी खत के जरिए हमें भेजनी होगी। अगर आपकी रेसिपी सिलेक्ट होती है तो उसे अगली बार हम अपने प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे। अपनी रेसिपीज भेजने के लिए नोट कीजिए हमारा एड्रेस। हमारा पता है अक्से रसोई, 2E/12, 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। तो दोस्तों, अक्से रसोई के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार एक और सेहतमंद किस्त के साथ मैं सरवत ज़हरा आप सभी की खिदमत में जरूर हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। जो गुजरी मुझ पे मत से कहो हुआ सो हुआ, जो गुजरी मुझ पे मत से कहो हुआ सो हुआ, बला कशाने मोहब्बत पे जो हुआ सो हुआ, बला कशाने मोहब्बत पे जो हुआ सो हुआ। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु व सल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ईटीवी उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर।
इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए। इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाकयात, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जिंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाकयात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे ईटीवी उर्दू पर। अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं खास बात। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। अक़लियती नौजवानों को गिरफ्तार करते वक्त एहतियात बरती जाए, वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने तमाम रियासतों के वज़रा आला को भेजे मकतूब। मुजफ्फरनगर मामले पर दिल्ली में मुलायम सिंह, अखिलेश यादव और आजम खान का पुतला नजर आतिश। मुजाहिरीन ने किया उत्तर प्रदेश की अखिलेश हुकूमत को बर्खास्त किए जाने का मुतालबा। और फरका वाराना फसाद बिल को पास कराने में कांग्रेस की नीयत दुरुस्त नहीं, AIUDF के रुकन पार्लियामेंट बदरुद्दीन अजमल ने भी लगाया इल्जाम। पहले बड़ी खबर। मरकजी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने रियासती हुकूमतों को अक़लियती तबके से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों को गिरफ्तार करते वक्त एहतियात बरतने की हिदायत दी है। इस ज़िम्न में शिंदे ने तमाम वज़रा आला को एक मकतूब रवाना किया है। दूसरी जानिब कुछ मुस्लिम रहनुमाओं ने जहां शिंदे के बयान का खैर मक़दम किया, तो वहीं कुछ ने इसे सियासी बयान करार दिया है। आम इंतखाबात का वक्त करीब आते ही कांग्रेस को एक बार फिर अक़लियतों की याद सताने लगी है। हुकूमत अक़लियतों को लुभाने वाली बातें करती नजर आ रही है। मरकजी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे का कहना है कि अक़लियती तबके से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों की गिरफ्तारी से कबल रियासती हुकूमतों को काफी एहतियात बरतनी चाहिए। इस ज़िम्न में शिंदे ने तमाम रियासतों के वज़राए आला को मकतूब रवाना किया है। वज़ीर दाखिला ने बताया कि एक स्क्रीनिंग कमेटी की तश्कील हुकूमत के ज़ेर गौर है। शिंदे के मुताबिक स्क्रीनिंग कमेटी इंसदाद बदनवानी एक्ट के खतूत पर मबनी होगी। We have already written to all the state chief ministers. You should be careful in arresting the youth of minority that I had said in my letters. Minority doesn't mean one particular community, but all those who are concerned, they are minority. दूसरी जानिब कुछ मुस्लिम लीडरों ने शिंदे के बयान का खैर मकदम किया है, तो कुछ ने इसे सियासी बयान करार दिया। गृह मंत्री साहब ने जो बयान दिया है, हम उसको वेलकम करते हैं। हमारी लड़ाई बहुत जमाने से चल रही है। हम लोग पीसीपीटी के नाम से सारी सेकुलर फोर्सेज ये बात कर रही थी कि जो आप इन लोगों को पकड़ते हैं 10 साल, 12 साल, 15 साल के बाद अदालतों से छूटते हैं और ये कहा जाता है कि नॉट फाउंड गिल्टी।
लेकिन अभी जो हमको लगता है गृह मंत्री जी जो बोल रहे हैं उसमें पॉलिटिक्स ज्यादा है और मुस्लिमों के यूथ के हित की चिंता कम है। और इसका जिस तरह से ये बोल रहे हैं, इस बोलने का फायदा जो बीजेपी और संघ परिवार उठाएगा और वो दूसरी तरफ प्रचार करेगा, गलत प्रचार करेगा, तो मुस्लिम यूथ को तो राहत भी नहीं मिलती है या गरीब लोगों को जो भी है उनको कोई राहत भी नहीं मिलती है और उसका दुनिया भर का अपोजिट पब्लिसिटी हो जाती है और उनका और नुकसान ही होता है। उधर अपोजिशन बीजेपी ने शिंदे के इस बयान को अक्सरियत और अकलियत में तफरीक करने वाला करार दिया। गुनाह कोई करता है तो वो गुनहगार है, उसको पकड़ना है, उसमें जात देखो, उसका सर्टिफिकेट देखो, उसका मजहब देखो। ये सुशील कुमार जो कह रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है, ये घिनौनी राजनीति है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। काबिल गौर बात है कि गुज़िश्ता बरस भी सुशील कुमार शिंदे ने इसी तरह का मकतूब तमाम वज़राए आला को रवाना किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। मुजफ्फरनगर फसादात मामले पर दिल्ली के बड़ा हिंदुराव इलाके के आजाद चौक पर बाद नमाज जुमा बड़ी तादाद में लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, आजम खान का पुतला भी नजर आतिश किया गया। कौमी एकता कमेटी के ज़ेर-ए-इत्तिमाम मुनक़्क़दा इस मुजाहरे में मुजाहिरीन ने अपने गुस्से का जमकर इजहार किया। दिल्ली के आजाद मार्केट चौक पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर फसादात के बाद वहां की हुकूमत का जो रवैया रहा है उससे नाराज है यहाँ के लोग और यहाँ पे कौमी एकता मंच के बैनर तले ये एहतजाज प्रदर्शन दर्ज कराया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं उसके जिम्मेदारान। किस डिमांड के साथ आप अब्दुल वहीद साहब ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा यह है कि ये लोग यूपी के अंदर मुसलमानों के साथ और भी लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं और अपने आप फंक्शन मना रहे हैं जिसके अंदर 300 करोड़ रुपए खर्च करा है। वहाँ के लोगों के लिए सर्दी के अंदर लोग बच्चे मर रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। हमारा ये मुतालबा है कि ये सरकार निकम्मी है और इस सरकार के खिलाफ हमारा गुस्सा है, इसको बर्खास्त किया जाए। हमारे साथ पूर्व विधायक भी यहाँ के मौजूद हैं, राजेश जैन साहब। राजेश जैन साहब, जिस तरह से मुजफ्फरनगर का पूरा फसादात आपने देखा है, उसके बाद वहाँ के कैबिनेट मंत्री बाहर गए हैं, आपको मालूम होगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, एक मुजफ्फरनगर के अंदर जो हालात पैदा हुए, उस हालात पैदा की हम सबसे पहले निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और उसका हम विरोध करते हैं। देखिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, आपस में भाईचारा और प्यार मोहब्बत के साथ हम सब इकट्ठे रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से अत्याचार हुए, जिस प्रकार से हालात खराब हुए, जिस प्रकार से वहाँ पर यूपी गवर्नमेंट ने कैंप लगाए और जो पीड़ित लोग थे वहाँ पर डॉक्टरों की सुविधाएं नहीं थी, वहाँ पर रोटी रोजी के लिए लोग तरस रहे थे, वहाँ पर इलाज नहीं था, वहाँ व्यवस्था नहीं थी और यूपी गवर्नमेंट विदेशों को दौरा कर रहे हैं, वहाँ के कैबिनेट मंत्री विदेशों को दौरा कर रहे हैं, वहाँ के विधायक विदेशों को दौरा कर रहे हैं और जो पीड़ित लोग हैं वो वहाँ तरस रहे हैं, भड़क रहे हैं, भटक रहे हैं और वो परेशान हो रहे हैं। उनको सहायता चाहिए। वहाँ की जो कौम है वो चाहती है कि वहाँ पर डॉक्टरों का, जो पीड़ित बच्चे हैं उनका इलाज हो, वहाँ पर जो पीड़ित लोग हैं उनका वहाँ पर सुविधाएं दी जाए। वहाँ पर और बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो ये एक बड़ी यूपी गवर्नमेंट की बहुत हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, अखिलेश यादव के भर्त्सना करते हैं और उस गवर्नमेंट को बर्खास्त करने की मांग करते हैं। यहाँ पर मौजूद है हमारे उस्मान साहब भी मौजूद हैं और यहाँ जो पुतला नजर आतिश किया जाना है उसमें आजम खान का भी है, उसके अलावा आजम BS यादव, मुलायम सिंह यादव और कौन कौन लोग हैं और क्यों आप पुतला नजर आतिश कर रहे हैं? पुतला इसलिए दहन करना चाहते हैं कि यूपी सरकार ने मुजफ्फरनगर के जो पीड़ित हैं उन लोगों के शिविर तक उखाड़ दिए बुलडोजर चला करके और सफाई के अंदर फिल्म उत्सव मना रहे हैं जिसमें सलमान खान 3 करोड़ रुपए, माधुरी दीक्षित 1.5 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए के बजट से सफाई के अंदर वो फिल्म उत्सव मना रहे हैं। और विदेश के अंदर ऐसा कौन सा यूपी का सरकार जरूरी काम था जो 18 MLA वहाँ पर गए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर गए, यूपी को बदलने यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे अपने कैमरामैन को कि किस तरह से पुतला नजर आतिश किया जा रहा है। लोग बहुत गुस्से में हैं और इस गुस्से का से साफ जाहिर होता है
कि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने जो कुछ भी किया है वो बहुत अफसोसनाक है और ये आइंदा आने वाले इलेक्शन में इसका नतीजा हमें ऐसा लगता है यहाँ के लोगों के मुताबिक कि आइंदा इलेक्शन में इसका नतीजा इंतखाबात में एसपी सरकार को भुगतना पड़ेगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन गुनगुन के साथ मैं एहतशामुल हसन। उत्तर प्रदेश के वजीर आला अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर पर तनकीद का जवाब कुछ यूं दिया। अभी घटनाओं के बारे में नहीं जानते हैं, उसके बारे में उनसे पूछते हैं। अगर सवाल करना है मेरे से सवाल करो, मैं मुख्यमंत्री, मेरी सरकार है, समाजवादी पार्टी की सरकार है। और एक बार नहीं, मैंने कई बार कहा, राजनीतिक दल के लोग वहां गए भी, उनको भी मैंने कहा आप अगर इनको वापस पहुंचाना चाहते हैं, घर में रहें, ठंड लगे, सुरक्षित रहें। हम भी भेजना चाहते हैं, आप भी भेजना चाहते हो। और जो मदद सरकार कर सकती थी वो की है मदद सरकार ने, और बड़े पैमाने में मदद की है। देश में कहीं भी इस तरह की घटना हुई होगी, कहीं भी इतने बड़े पैमाने पर सरकार मदद करने के लिए आगे नहीं आई जितना समाजवादी पार्टी सरकार में आई। नहीं, आप याद करो मुजफ्फरनगर की प्रेस में मैंने कहा था कि जो चाहेंगे मैं उनको लोही आवाज दे दूंगा, कोई लोही आवाज लेने के लिए तैयार नहीं है। का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। नबियों के सरदार, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरआन, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे। इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटरों पर खास तवज्जो दे रही है। इसके लिए आम आदमी पार्टी यूपी में खुसूसी मुहिम चलाने की शुरुआत की है। पार्टी ने मुस्लिम समाज के तालीम याफ्ता और बाशऊर तबके से राब्ते का काम शुरू किया है। कानपुर में मीडिया से बात करते हुए मुहिम इंचार्ज राशिद अली ने कहा कि रियासत के मुसलमान आम आदमी पार्टी को एक सियासी मुतबादिल के तौर पर देख रहे हैं। अभी तक मुसलमानों की जहां तक बात है तो मुसलमानों को एक फुटबॉल की तरह यूज किया गया है भारतीय राजनीति में। हम कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि हमें लगता है कि सिर्फ एक हैवक बना रखा है हमारे अपने मुसलमानों, चूंकि मैं भी मुसलमान हूं और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फारिग हूं। हम लोग इस चीज को अच्छी तरह समझते हैं कि हमेशा इस चीज को डराया गया है कि कहीं बीजेपी ना निकल जाए, तो ये इस चीज को दिमाग से निकालना होगा और उसमें जाकर के हमें कभी ऐसे कैंडिडेट को वोट देना पड़ता है, ऐसे कैंडिडेट को इख्तियार में लाना पड़ता है जो कहीं से सलाहियत नहीं रखता है तब भी। तो अब उस चीज से जब हम बाहर निकल आएंगे तो सारी चीजें हमारे लिए खुली हुई हैं। एक ये विकल्प के रूप में अगर ये सब पार्टी हमारे लिए आई है तो यहाँ सिर्फ कानपुर में यूपी में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अगर आप साउथ में जाके देखें तो वहां पे भी जो मुस्लिम लिटरेट मुसलमान है वो इस पे आगे आ रहा है और वो इनकी आइडियोलॉजी को पसंद कर।
लखनऊ में मुजफ्फरनगर जांच कमीशन के दफ्तर पर हथियारबंद अफराद के दाखिल होने और दस्तावेजात को साथ ले जाने की कोशिश के वाक़े पर मुस्लिम फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपने शदीद रद्दमल का इजहार किया। फेडरेशन के सदर सलीस अहमद का कहना है कि जांच कमीशन के दफ्तर में हथियारबंद लोगों के इस तरह से दाखिल होने और फसाद से मुताल्लिक फाइलें ले जाने की कोशिश एक संगीन वाकया है। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच कराने और दफ्तर में दाखिल होने वालों की शनाख्त जाहिर करने का मुतालबा किया है। कि फासिस्ट ताकतों के हौसले और उनकी उमंगें कहां तक के बढ़ चुकी हैं, जो आज सरकारी दफ्तरों पे हमला कर रहे हैं और वहां से फाइलें हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हुकूमत को सोचने की बात है कि हुकूमत अभी तक के ख्वाब गफलत से बेदार नहीं हो रही है। मुजफ्फरनगर में सैकड़ों मुसलमानों का कत्लेआम और करोड़ों अरबों रुपए की इमलाक की तबाही और दबुहाली के बावजूद अगर हुकूमत के कान खड़े नहीं हो रहे हैं, आज हद यह है कि लखनऊ के अंदर दफ्तर पे हमला हो रहा है और उसके बाद अभी तक के उनको बताया नहीं जा सका कि ये कौन सी ताकतें, कौन लोग हैं। तो ये तो हमारी हुकूमत की सरासर नाकामी और नामुरादी जाहिर कर रही है। यकीनन इसकी जांच होनी चाहिए और वो लोग जो इसमें मुलव्विस हैं उनके ऊपर से नकाब उठनी चाहिए। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक फ्रंट के रुकने पार्लियामेंट मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि कांग्रेस फिरकावाराना फसाद मुखालिफ बिल को पार्लियामेंट में पास कराने में ईमानदार नहीं है। मगरबी बंगाल दौरे पर आए मौलाना अजमल ने कोलकाता में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि अवाम खासतौर से मुसलमानों में कांग्रेस के तई नाराजगी में इजाफा हो सकता है, इसलिए कांग्रेस को बिल पास कराने में संजीदा इक़दाम करने चाहिए। बनर्जी की पार्टी, दो पार्टी ने उसकी खुल के मुखालफत की है। ममता बनर्जी की पार्टी ने सारे चीजों को मुखालफत नहीं की, कुछ चीजों में मुखालफत की। तो कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन नहीं था इसके बजाय कि वो 3 दिन पहले उन्होंने पार्लियामेंट बंद कर दिया। वाई जबरदस्ती लाते, जितने उनके मतलब के बिल है उन्होंने पास कराए। इसके बारे में उनके खुद अपने दिल में चोर है, ईमानदारी नहीं है, इसलिए वो लाना नहीं चाहते। उन्होंने 3 दिन पहले पार्लियामेंट बंद कर दिया। अब सुन रहे फरवरी में 15 दिन के फिर एक सेशन होने वाला है। इस बीच में चारों स्टेट के रिजल्ट आ गए, झटका लगा है, शायद वो ले आए उसको। दिल्ली असेंबली में जेडीयू के वाहिद रुकन असेंबली शोएब इकबाल ने आम आदमी पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है। काबिल गौर बात है कि शोएब इकबाल गुज़श्ता हफ्ते आम आदमी पार्टी की तनकीद कर रहे थे। कुमार विश्वास के मुतनाज़ा वीडियो के मंजर-आम पर आने के बाद वो आम आदमी पार्टी से हिमायत वापस लेने की बातें कर रहे थे। कुमार विश्वास की माजरत ख्वाही के बाद शोएब इकबाल ने हिमायत जारी रखने का ऐलान किया था। बात है, अच्छा देश में प्रशासन देने की बात है, तो उस बात से हम लोग पर्सन है और बेसिकली हमने उनको समर्थन भी दिया था। तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर तो ऐसी बुरी बात नहीं है। पार्टी को जो है मजबूत करेंगे हम भी अगर पहुंचेंगे पार्टी के अंदर, और समझता हूँ कि इसमें ज्वाइन करनी चाहिए और लोगों भी कर रहे हैं और लोगों को भी करनी चाहिए। देश के अंदर जो एक वातावरण जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ बना हुआ है, तो ऐसी सूरत में हम लोग जो है आम आदमी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने मकासद पर कारबंद है। दानिशवरान मानते हैं कि बोर्ड अपने दायरेकार में ही काम करे तो इत्तेहाद बाकी रहेगा। ताहम बोर्ड का किसी मौजू पर काम करना गैर मामूलात में शामिल तो हो सकता है, ताहम मामूल में नहीं। पेश हमारा नुमाइंदा एहतशामुल हसन की ये खास रिपोर्ट। बोर्ड के जिम्मेदारों का कहना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कयाम का मकसद पर्सनल लॉ की दाखिली और बैरूनी हिफाजत करना है। इसके अलावा बहुत सारे मौजूआत पर काम करने के लिए दूसरी बहुत सारी तंजीमें हैं जो इस पर काम कर रही हैं। इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सियासत से आजाद रखा जाना चाहिए। और इन सबसे बढ़कर हजरत मौलाना मिल्लतुल्लाह रहमानी थे। ये तमाम लोग जो थे, और इसके अंदर अलहाज मोहम्मद यूसुफ पटेल थे, अब्दुल सत्तार शेख थे, और इस तरह के जो लोग थे, इन लोगों ने जिस मकसद के लिए इसका क़याम किया था कि शरीयत इस्लामी जो है हिंदुस्तान में हर तरह के खतरों से, हर तरह की आलाइश से, हर तरह की बंदिश से महफूज रह सके, इसी को अपने लिए सामने रखना चाहिए। कुछ सियासी ताले आजमा जो हैं वो ये चाहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, जिनको वो उसको अपने सियासी मकासद की कार फरमाई के लिए और मकसद बरारी के लिए जरिया बना ले। ये नहीं होना चाहिए। अक्सर ये मुतालबा किया जाता रहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को दीगर मसाइल पर भी काम करना चाहिए, लेकिन बोर्ड के जिम्मेदारों का कहना है
कि बोर्ड जिस दिन अपने दायरा कार से बाहर जाएगा उसी दिन बोर्ड के इत्तेहाद में दरार पैदा हो जाएगी। तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के दोनों डायमेंशन है, यानी ये कि खारिज से जो हमले होते हैं शरीयत पर, यानी ये कि हमारी अदालतों के बाद फैसले जो है वो शरीयत के खिलाफ जाते हैं। खुद हमारी हुकूमतें बाज़ मामलात में जो कानून साजी करती है वो शरीयत में इंटरफेरेंस होता है। तो ये जो खारिज से शरीयत में मुदाखलत होती है या दाखिल से जो शरीयत के साथ मसाइल खड़े होते हैं, मिसाल के तौर पर खुद मुसलमानों का अपना जो तर्ज अमल है वो आम तौर पर शरीयत के खिलाफ जाता है।